Assalamu dear student. Today our topic is advantage, purpose of the cost accounting. Dear student, आज हम डिस्कस करेंगे एडवांटेज, पर्पस ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग के बारे में बात करेंगे। तो इसके अंदर हम स्टूडेंट ये देखते हैं कि हमारे पास कॉस्ट अकाउंटिंग जो है ये किस तरीके से हम इसको प्रोसीड करते हैं, कि हमारे पास कॉस्ट अकाउंटिंग का हम प्रोसीजर किस तरीके से करते हैं, इसका बेनिफिट क्या होता है और इसके मकसद क्या होता है। जैसे स्टूडेंट, हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर चाहे छोटे लेवल के बिजनेस हो या बड़े लेवल के बिजनेस हो, उसके अंदर मेन जो चीज़ होती है वो कॉस्ट होती है। हमारे जितने भी कैरेक्टर होते हैं, बिजनेसमैन होते हैं, वो तमाम के तमाम लोग होते हैं, वो इस चीज़ को फोकस करते हैं कि हमारी जो कॉस्ट है वो कंट्रोलेबल होनी चाहिए और वो ऐसी कॉस्ट होनी जिससे हमारा प्रॉफिट जो हो वो सूटेबल होने चाहिए, मैक्सिमम प्रॉफिट होना चाहिए, प्रॉफिट ज़्यादा होना चाहिए। वो किस तरीके से होता है, वो इस तरीके से होता है कि जितनी भी हमारी कॉस्ट है बिजनेस के अंदर, चाहे वो मटेरियल लेवल पे है, चाहे वो प्रोडक्शन लेवल पे है, चाहे वो मैनेजमेंट लेवल पे है, या चाहे वो सेलिंग लेवल पे है या एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे, जो भी कॉस्ट है वो कॉस्ट कंट्रोलेबल होनी चाहिए और वो कॉस्ट जो है वो मुनासिब होनी चाहिए, ताकि हमारे प्रोडक्शन जो है वो हमारे जो सेलिंग जो है, जो हमारे बिजनेस का पर्पस है, हम सही तरीके से उसको गेन कर सकें। और हर बिजनेस के अंदर जो रिटेलर बेस पे है या होलसेलर या कंपनी है, उसका मेन फोकस क्या है, वो मेन फोकस ये है कि ऑन द प्रॉफिट, कि उन्हें प्रॉफिट का माना होता है। हर बिजनेस पूरे वर्ल्ड पे हम ये देखते हैं, जितने भी बिजनेसमैन होते हैं वो कोशिश करते हैं कि हमें मैक्सिमम उसका प्रॉफिट हो जाए, हमें मैक्सिमम अपने बिजनेस से प्रॉफिट होनी चाहिए। जो स्टूडेंट, आज हम ये देखेंगे हमारे पास एडवांटेज एंड पर्पस ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग की बात करते हैं। तो कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर जो होते हैं, अगर हम इनके डिस्क्लोजर ऑफ द प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट, तो हम इसकी बात जब करते हैं, इस पॉइंट की बात करते हैं, तो इसके अंदर यह है कि कॉस्ट अकाउंटिंग के उसमें अंदर हम डिस्कस करते हैं कि व्हाट प्रोडक्ट आर प्रॉफिटेबल और लेस प्रॉफिटेबल। कि इसके अंदर हम ये देखते हैं कि हमारे जो प्रॉफिट प्रोडक्ट है वो कौन सी है, वो प्रॉफिटेबल है या लेस प्रॉफिटेबल है। तो इसके हम पहले भी यही बात कर रहे थे कि हमारी जितनी भी कंपनी है, जितने भी हमारे पास प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, तो वो यही डील करते हैं, वही तमाम के तमाम एक्टिविटीज वो करते हैं कि ताकि कि उनकी जो कॉस्ट है वो मुनासिब होनी चाहिए, सूटेबल होनी चाहिए, कि प्रॉफिट की कॉस्ट वो कंट्रोलेबल होनी चाहिए, ताकि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो प्रॉफिट रेशियो वो मैक्सिमम होना चाहिए। तो लाजमी बात है कि ऐसी प्रोडक्ट जिसकी कॉस्ट ज्यादा है, तो वो लोग क्या करेंगे, उसको कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, या फिर वो उसे प्रोड्यूस भी नहीं करेंगे। फिर क्या करेंगे, वो प्रोडक्ट जो है वो कंपनी यानी कि बैच से मंगवा लेते हैं, किसी और जगह से मंगवा लेते हैं, उसके प्रोड्यूस वो नहीं करते, जहां उसकी रॉ मटेरियल या लेबर या जो सूटेबल उसके अंदर जो कॉस्ट होती है वो कंट्रोलेबल होती है, वो वहां कम होती है। फिर वो बनी बनाई चीजें ले लेते हैं। अगर कॉस्ट मुनासिब है, वो कॉस्ट को सही तरीके से हैंडल कर सकते हैं, फिर वो अपने प्रोडक्ट जो होते हैं वो खुद ही बना लेते हैं और उससे फिर ज्यादातर प्रॉफिट, मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करते हैं। तो इसके अंदर फिर हम ये देखते हैं कि प्रोविजन ऑफ इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग टेंडर्स। तो हम ये बात करते हैं कि हमारे गवर्नमेंट के जब हम अंदर लेते हैं, जो प्राइवेट हमारा ठेका सिस्टम होता है, कि जितने भी हमारे गवर्नमेंट के अंदर जितने वर्क्स होते हैं वो तो वो क्या होता है, वर्क्स ऐसे डायरेक्ट नहीं दिए जाते, उस वर्क की एक एस्टिमेटेड कॉस्ट तैयार की जाती है, उस वर्क की रॉ मटेरियल देखा जाता है, उसकी लेबर की कंडीशन देखी जाती है, उसके जितना भी प्रोडक्ट रिलेटेड प्रोडक्ट होते हैं उसके मार्केटिंग प्राइस को जज किया जाता है। तो उसके बाद फिर क्या किया जाता है, फिर इस टेंडर को तैयार किया जाता है कि टेंडर जो होते हैं फिर उसका ये देखते हैं कि मार्केट वैल्यू क्या है, उस प्रोडक्ट की मार्केट वैल्यू क्या है, उसके लिहाज से उस टेंडर की टोटल वैल्यू, उस वर्क जितनी भी वर्क होता है उसका फिर वो क्या एस्टिमेट मार्केट प्राइस के लिहाज से एस्टिमेट करते हैं कि इस प्रोजेक्ट की जो असल वैल्यू है मार्केट की वो इतनी प्राइस है, हमें इतना उसके टेंडर इतनी प्राइस पे इशू करने चाहिए। तो फिर उससे क्या होता है कि हमारे कंट्रैक्टर होते हैं, कंट्रैक्टर जो होते हैं प्राइवेट होते हैं, जो गवर्नमेंट कंट्रैक्टर होते हैं, फिर वो उसके हिसाब से उसकी वैल्यू लगाते हैं। फिर अगर उनको सूटेबल होता है तो फिर वो उसको ले लेते हैं, अगर उनको सूटेबल नहीं होता फिर वो टेंडर को परचेज नहीं करते, उस टेंडर में हिस्सा नहीं लेते। तो उसके अलावा फिर उस टेंडर को रिन्यू तौर पे इशू किया जाता है। फिर उसकी मार्केट प्राइस, जो मार्केट प्राइस होता है प्रोडक्ट की, उसके फिर नए तरीके से उसको जज किया जाता है, नए प्राइस जो होती है उसकी
इश्यू की जाती है। इस तरीके से होते हैं कि टेंडर जो होते हैं मे बी बेस्ड प्राइसेस होते हैं, मे बी एडजस्ट किए जाते हैं टू मीट द मार्केट कंडीशन के मार्केट कंडीशन को वो फुलफिल करे कि मार्केट के जितने भी हमारे पास प्राइसेस है मटेरियल की उसको मुकम्मल करें, उसके मुताबिक होने चाहिए। तो इस तरीके से हम ये देखेंगे अब कि कॉजेज ऑफ चेंजिंग इन द प्रॉफिट एंड लॉस, कि कौन कौन सी वजूहात हैं जिसकी वजह से प्रॉफिट और लॉस जो है वो चेंजेस होते रहते हैं। जो स्टूडेंट मुख्तलिफ किस्म की पोजीशन होती है जिसके अंदर प्रॉफिट जो है वो चेंज होता है या लॉस जो होता है वो चेंज होता है, कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई ऐसी पोजीशन आ जाती है कि बाज़ का ऐसा होता है कि मटेरियल कॉस्टली हो जाता है, अचानक ही मटेरियल कॉस्टली हो जाए जिसकी वजह से उसकी कॉस्ट बढ़ जाती है। फिर ऐसा होता है कि अचानक ही लेबर की जो है कंडीशन, लेबर शॉर्ट हो जाती है, उसकी वजह से वो लेबर परचेज नहीं कर पाते, उसकी कॉस्ट बढ़ जाती है। तो इस तरीके से क्या होता है कि उसकी प्राइस में इफेक्ट होता है, उसकी प्राइस में फर्क आ जाता है। तो इस तरीके से हम ये देखते हैं कि इसके अंदर मुख्तलिफ किस्म की वजह, अगर हमें लेबर सस्ती मिल जाती है तो उसकी कॉस्ट कम हो जाती है, अगर हमें रॉ मटेरियल जो है वो हमें कम मिल जाता है पर कम कीमत पे मिल जाते हैं फिर भी प्रोडक्शन कॉस्ट वो है वो कंट्रोलेबल। और उसके बाद हम ये देखते हैं कि हमारे पास अगर हम इंजीनियरिंग ले लेते हैं, हमारे सर्विस जो प्रोवाइड कर रहे थे वो लोग देते हैं, अगर हम लोकल लेवल पे हमें वही लोग इंजीनियर मिल जाते हैं तो उसकी कीमत उनकी सैलरी होती है वो कम होती है। अगर हम फॉरेन लेवल पे हम अगर परचेज करेंगे, हमारा बिजनेस बड़े लेवल पे है, हम जो इंजीनियर फॉरेन लेवल पर ले आते हैं तो उसके लिहाज से हम ये देखेंगे उनकी कॉस्ट, उनकी प्राइस जो सैलरी जो उनको पैकेज बहुत ज्यादा देने पड़ते हैं, इससे भी प्रोडक्शन कॉस्ट होती है वो मुतासिर होती है। तो इस तरीके से हमारे तमाम इन्वायरमेंट होते हैं जिसकी वजह से प्राइस वो चेंज हो जाती है और प्रॉफिट जो होता है वो चेंज हो जाता है, या उसके अंदर लॉस की जो पोजीशन होती है वो भी चेंज हो जाती हैं। तो इस तरह से एक चीज नहीं होती, इसके अंदर काफी सारे इफेक्ट होते हैं जो हमारे प्रोडक्शन पे डायरेक्ट इफेक्ट कर रहे होते हैं, कि हमारे एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट को भी हमने देखना होता है, लेबर कॉस्ट को भी देखना होता है, मटेरियल कॉस्ट को भी देखना होता है, तो सेलिंग प्राइस को, सेलिंग की कॉस्ट को भी देखना होता है। तो इस तरीके से तमाम के तमाम पॉइंट को क्लियर करना होता है। तो वो जो तमाम पॉइंट होते हैं वो इफेक्ट कर होते हैं हमारे लॉस पे या प्रॉफिट पे डायरेक्ट असर करते हैं। तो इसके अंदर फिर हम ये देखें कि फ्यूचर प्लानिंग, स्टूडेंट हम ये देखते हैं कि हमारे पास फ्यूचर प्लानिंग जो है वो हम ये देखते हैं कि हमारे पास मटेरियल जो है वो हम आने वाले वक्त में कहाँ से परचेज करेंगे, कितना परचेज करेंगे, उसके आने वाले वक्त में प्राइस क्या हो गया, और उसके अंदर आने वाले हम ये देखते हैं कि फ्यूचर के अंदर हम आने वाले वक्त में हम क्या देखते हैं। आज जो हम बैठ के फ्यूचर के प्लान बनाते हैं वो तमाम पोजीशन, मौजूदा पोजीशन को देख के फिर ही बनाते हैं कि आने वाले वक्त में मटेरियल की क्या कंडीशन होगी, आने वाले वक्त में मुल्क की हालात क्या होंगे, आने वाले वक्त में हम ये देखेंगे कि फॉरेन हालात क्या होंगे। तो उसकी वजह से हम फ्यूचर प्लान बनाते हैं। तो फिर वो ये देखना चाहिए, अगर हम इस वक्त हम देखते हैं अगर मटेरियल हमें बाहर से सस्ता मिलता है, बाहर से हम अगर इंपोर्ट कर सकते हैं तो फिर हम तरजीह देते हैं, हम बाहर से ले लेते हैं, क्योंकि हमें जो लोकल मटेरियल वो कॉस्टली मिल रहा है, या लोकल हमारे जितने भी रॉ मटेरियल है वो महंगा है, या एडमिनिस्ट्रेशन या मैनेजमेंट है वो भी हमें कॉस्टली पड़ रही है। तो उसमें फिर हम ये देखेंगे कि हम फ्यूचर प्लान बनाते हैं कि आने वाले वक्त में हम मटेरियल बाहर से लेंगे और इंजीनियर भी बाहर से लेंगे, और इस तरीके से उनको कुछ केमिकल का है बिजनेस तो केमिकल से बाहर से लेंगे। इस तरीके से वो ये नोट करते हैं कि हमें कहाँ से हमें रॉ मटेरियल लेने चाहिए, हमें कहाँ से हम आने वाले वक्त में कहाँ से लेबर लेंगे, और कहाँ से हम उसकी सेलिंग जो है, अगर हमारी ऐसी प्रोडक्ट जो हम बाहर सेल करना चाहते हैं अपने मुल्क में सेल नहीं करते, फिर उसके लिए हमें सारी प्लानिंग बनानी पड़ती है कि हम बाहर से इसको सेल करेंगे तो उसके हम क्या करेंगे। इस वजह से तमाम के तमाम बिजनेस के अंदर हमें फ्यूचर प्लानिंग करनी पड़ती है। फिर हम ये देखते हैं कि कॉस्ट फाइंडिंग, स्टूडेंट्स के अंदर जब हम कॉस्ट फाइंडिंग की बात करते हैं कि कॉस्ट किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं। कॉस्ट जो है हम टोटल कॉस्ट भी फाइंड आउट करते हैं कि हमारी टोटल प्रोडक्शन क्या है। जब हम टोटल सेल हो जाती है तो उसके अंदर हम ये देखते हैं कि टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या है, तो उसके अंदर हम टोटल कॉस्ट को भी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो उसके अंदर फिर हम पर यूनिट कॉस्ट भी कैलकुलेट करते हैं, फिर एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट भी कैलकुलेट करते हैं, सेलिंग कॉस्ट भी कैलकुलेट करते हैं, लेबर कॉस्ट भी कैलकुलेट करते हैं। इसके अंदर जब हम टोटल सेल आ जाती है उसके अंदर हम फिर अलग-अलग प्रोडक्शन का अलग-अलग हम कॉस्ट ले लेते हैं कि लेबर कॉस्ट हमारे टोटल कितनी हुई है और मैनेजमेंट कॉस्ट कितनी हुई है, हमारे पास मटेरियल की कॉस्ट कितनी हुई है, प्रोडक्शन कॉस्ट कितनी। तो इस लिहाज से हम टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट को, टोटल कॉस्ट को हम कैलकुलेट कर रहे हैं। तो इस लिहाज से हम, इसका मतलब है कि हम टोटल कॉस्ट भी कैलकुलेट करते हैं और हमारे पास मुख्तलिफ डिपार्टमेंट की कॉस्ट को भी हम
कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसके अलावा डियर स्टूडेंट हम ये फिर देखते हैं कि हमारे पास चेक ऑन द अकाउंटिंग ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कि चेक ऑन द अकाउंट एक्यूरेसी ऑफ द फाइनेंशियल अकाउंटिंग, सॉरी कि ये है कि चेक ऑन द एक्यूरेसी ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग। डियर स्टूडेंट इसके अंदर हम ये देखते हैं कि हमारे पास फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर हम किस तरीके से चेक करते हैं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर हमारे पास क्या होती है कि हम उसके अंदर जितने भी हम प्रोडक्शन लेते हैं, प्रोडक्ट कर लेते हैं, उसके अंदर ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, हम इनकम स्टेटमेंट अकाउंट बनाते हैं, हम फिर बैलेंस शीट बनाते हैं। तो जब हम इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जब हम बनाते हैं, तो उसके अंदर हमारे पास टोटल हमारे पास एंट्रीज होती हैं कि हमारे पास क्या करते हैं कि हम परचेज करते हैं, फिर उसमें परचेज रिटर्न होती है, परचेज रिटर्न के अलावा हमारे पास नेट परचेज कैलकुलेट करते हैं, फिर हमारे पास लेबर के खर्चात होते हैं, फिर डायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं, फिर इनडायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं। वो तमाम के तमाम जो हैं उसके अंदर वो सारे के सारे कॉस्ट लेवल पे हम उसको कैलकुलेट करते हैं। फिर हमारे पास टोटल सेल होती है, सेल रिटर्न होती है, फिर क्लोजिंग स्टॉक जो हमारे पास होता है वो क्लोजिंग स्टॉक, उसके अंदर हम सारे का सारा जो होता है वो कॉस्ट बेस पे देख लेते हैं कि हमारी कॉस्ट कितनी है, और उसके अलावा हम टोटल मालूम करते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स हमारे टोटल अमाउंट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के अंदर कितनी है। तो डियर स्टूडेंट इसके अंदर हम तमाम के तमाम जो चीजें होती है फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर जाया करते हैं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर हम उसको चेक कर रहे होते हैं कि हमारी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो है वो तमाम के तमाम कितनी अमाउंट आई हैं और हमारी टोटल कॉस्ट कितनी आ रही है। तो उसके अंदर हम ये जगह कि इट, इसका हम जब लेते हैं कि इट प्रोवाइड इंडिपेंडेंट एंड रिलायबल चेक होता है किससे का ऑन द एक्यूरेसी ऑफ फाइनेंशियल अकाउंट फॉर द हेल्प ऑफ रिकंडीशन एट द एंड ऑफ द ईयर। डियर स्टूडेंट हम डिस्कस कर रहे थे कि एनालिसिस एंड क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट, कि हम कॉस्ट के बारे में बात करते हैं, किस तरीके से हम कॉस्ट को तकसीम करते हैं, किस तरीके से उसको एनालाइज करते हैं। तो इसके अंदर हमारे पास जो है मुख्तलिफ किस्म की पोजीशनें होती हैं कि हम उसको ख़ास तौर पे जो हमारे पास मीन है मटेरियल होता है, फिर उसके अलावा हमारे पास लेबर होती है, फिर FOH होती है, फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट होती है, फैक्ट्री ओवरहेड जो होता है उसको हम कैलकुलेट करते हैं। तो इसके अंदर फिर हम ये देखते हैं कि हमारे लाज़मी बात है जो भी ऑर्गेनाइजेशन है वो ये तस्वर करती है कि हमें कहाँ से किस तरीके से हमें मटेरियल जो है वो सस्ता मिल जाए, लेबर हमें सस्ती मिल जाए, और इसके अंदर दूसरे जो प्रोसेस फैक्ट्री FOH जो हैं वो भी हमें सस्ते प्रोवाइड हो जाए, ताकि हमारी प्रोडक्शन कास्ट कंट्रोलेबल हो, और प्रोडक्शन कास्ट जब कंट्रोलेबल होगी, जब मुनासिब होगी, फिर प्रॉफिट बहुत ज़्यादा होगा। तो इसके अंदर हम डियर स्टूडेंट हम ये देखें कि हमारे पास है कि डिस्क्लोजर ऑफ अनएफिशिएंसी, कि डिस्क्लोजर ऑफ अनएफिशिएंसी एफिशिएंसीज किसकी बात करें कि हमारे पास बात ऐसा होता है कंपनी के अंदर, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हम ये देखते हैं कि हमारे पास लॉस किस तरीके से हो जाता है, कि लॉस की वजूहात क्या होती है। लॉस की वजह ये होती है कि हमारे पास ऐसा होता है कि वेस्ट ऑफ टाइम, कि हमारे पास ऐसी लेबर आ जाती है जो हमारा वर्क सही नहीं करती, वो वक्त ज़ाया करती है, जिससे क्या होता है कि टाइम हमारे पास लेबर के जो प्राइस होते हैं वो ज़्यादा हो जाती है, उसके घंटे ज़्यादा होते हैं लेकिन इतना वर्क नहीं होता, वो हमें कॉस्टली पड़ जाती है। और इसके बाद हम ये देखते हैं कि हमारे पास बात का ऐसा होता है कि एक्सपेंसिव जो है हमारे पास होते हैं, एक्सेसिव हमारे पास स्पैलेज हो जाती है, फिर स्पैलेज है, फिर उसका हम ये देखते हैं कि स्क्रैप हमारे पास होता है कि माल को काफ़ी सारा मटेरियल ज़ाया हो जाता है, फिर हमारे पास स्टाफ जो होता है वो जो होता है वो स्क्रैप हो जाता है। स्क्रैप में जो ऐसी चीज़ें आ जाती हैं जो हम यूज नहीं कर सकते। फिर हम देखते हैं कि अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ प्लांट मशीनरी, हमारे पास ऐसे प्लांट होते हैं जो वर्क सही नहीं कर पाते, कि प्लांट वर्किंग के अंदर ही ख़राब हो जाते हैं, वर्किंग पोजीशन के अंदर ख़राब, जिसकी वजह से मटेरियल उसके अंदर जो होता है वो खराब हो जाता है, लेबर जो वर्क काम कर रहे थे उसको स्टॉप हो जाता है, और इसके अंदर हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के वेस्टेज ऑफ टाइम आ जाते हैं। तो इस तरीके से हम काफ़ी सारे हम क्या इसके अंदर इंकशाफ करते हैं कि इट मीन्स कि इट रियलाइज लॉसेस ऑफ अनएफिशिएंसीज होते हैं अकर इन एनी फॉर्म ऑफ सच एज एडल टाइम, एक्सेसिव स्पाइलेज एंड उसके अलावा स्क्रैप और अनयूटिलाइजेशन ऑफ द प्लांट ऑफ द मशीनरी। तो इसके अंदर हम ये चीज़ें लेते हैं जिसकी वजह से कॉस्ट जो होती है वो बढ़ जाती है और हमारा प्रॉफिट जो होता है वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से लॉस के चांसेस जो होते हैं वो इंक्रीज हो जाते हैं। फिर हम ये देखते हैं कि हमारे पास कंट्रोल ऑफ कॉस्ट, ये एक अहम पॉइंट है कि हमारे पास हमने क्या करें कंट्रोल ऑफ, जब कॉस्ट की बात करते हैं तो इसके अंदर हम ये देखते हैं कि हमारे पास असल चीज़ ये है कि हमने क्या काम करना है कि हमें सही टाइम पे हमें मटेरियल सही जगह से प्रोवाइड करना चाहिए,
और उसके अलावा दूसरी चीज़, लेबर जो है वो सस्ती लेनी चाहिए और करीब नज़दीकी लेबर होनी चाहिए। और उसके बाद उसका कंट्रोल, चेक एंड बैलेंस सही तरीके से होना चाहिए। और उसके बाद हमारे पास मैनेजमेंट में जो होती है, वो मैनेजमेंट जो होती है वो ठीक होनी चाहिए। वो हर चीज़ को चेक करे, हर चीज़ को कंट्रोल करे। जो भी पोजीशन है उसको, जब एक कोई प्रॉब्लम है उसे सही तरीके से टाइमली ही उसे कंट्रोल किया जाए, उससे फिट किया। अगर कोई मशीनरी ख़राब हो जाती है वो सही की जाती है। अगर लेबर का मसला, लेबर टाइम पर प्रोवाइड करना चाहिए। मटीरियल है, मटीरियल टाइम पर प्रोवाइड करना चाहिए, ताकि किसी के अंदर कोई मिस्टेक ना हो, जिसकी वजह से हमारी कास्ट जो होती है वो कंट्रोल हो जाती है। तो फिर इसके अंदर हम ये देखेंगे वेदर टू मैन्युफैक्चर और परचेज फ्रॉम द आउटसाइडर। फिर हम इस ये देखते हैं कि हमारे पास हमने ये देखना है कि मटीरियल, इसके अंदर हम फिर बात तो हुई कॉस्ट की आ जाती है कि जब हम मटेरियल देखते हैं कि अगर हम वहाँ से मैन्युफैक्चर हो रहा है मटेरियल, जहाँ से आप काम कर रहे थे फैक्ट्री के अंदर, तो फिर अगर कॉस्ट सूटेबल है फिर हम वहाँ से हासिल करेंगे, साथ ही मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है वहाँ से। अगर फिर ये ऐसी पोजीशन आ जाती है कि जो मैन्युफैक्चर नज़दीक हो रही है, अपनी कंट्री के अंदर हो रहा है, उसकी कॉस्ट बढ़ जाती है, उसकी प्राइस महंगी होती है, वो कम काफ़ी महंगी। फिर हमें क्या करना पड़ता है, फिर परचेज फ्रॉम द आउटसाइडर। फिर हमें क्या, अगर हम सिटी में प्रोड्यूस कर रहे हैं तो उसके अंदर हम ये देखेंगे कि अगर वहाँ से कॉस्ट बढ़े तो हम आउट ऑफ सिटी से लेंगे, रॉ मटेरियल आउट ऑफ सिटी से लेंगे। और इसके अलावा दूसरी पोजीशन है कि अगर अपने मुल्क के अंदर एक रॉ मटेरियल बन रहा है, अगर उसकी कॉस्ट बढ़ जाती है फिर हम आउटसाइडर, आउट ऑफ कंट्री से हम रॉ मटेरियल परचेज करेंगे। मेन ऑब्जेक्ट जो है हमारा, वो मेन ऑब्जेक्ट ये होता है कि हमने कॉस्ट को किस तरीके से कंट्रोल करना होता है और कॉस्ट को कम करना होता है, ताकि हमें सूटेबल प्रॉफिट हासिल हो सके। फिर ये कहते हैं कि डिस्क्लोजर कंट्रोलेबल एंड अनकंट्रोलेबल कॉस्ट। फिर जब हम इसकी बात करते हैं कि इसके अंदर फिर मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें आ जाती हैं कि हमने ये क्लियर करना होता है कि डिस्क्लोजर हमने ये इसको ज़ाहिर करना होता है कि हमारे पास कंट्रोलेबल कॉस्ट कौन से होते हैं और अनकंट्रोलेबल कॉस्ट कौन से होते हैं। लाजमी बात है कि ऐसी चीज़ जो हम आसानी से परचेज कर सकते हैं, जिसके चांस ज़्यादा होते हैं कि हम आसानी से बार बार परचेज करें, और उसके चांसेस ज़्यादा होते हैं कि उसके मुख्तलिफ जगह से हम मुख्तलिफ मौके होते हैं वहाँ से उसे परचेज कर सकते हैं, हासिल कर सकते हैं। तो अब बात कर यह है कि किसी मुल्क के अंदर बात करें ऐसे मार्केट जिसके अंदर लेबर प्रोवाइड नहीं होती, उसे फॉरेन कंट्री से लेबर प्रोवाइड करनी पड़ती है, फॉरेन कंट्री से लेबर लेनी पड़ती है। तो फिर वो क्या होता है, उससे ये कॉस्ट बढ़ जाती है क्योंकि उनके पास अपनी लेबर नहीं होती, वो बाहर से लेते हैं। फिर ये होता है कि कंट्रोल किस तरीके से कंट्रोल करते हैं, फिर उनको इस तरीके से ओवर टाइम के जरिए, उनको मुकम्मल चेक एंड बैलेंस के जरिए तमाम फैसिलिटी देकर उससे ज़्यादा काम लिया जाता है। तो फिर क्या करते हैं, फिर हमने मटेरियल भी यही करना है कि कहाँ से, जहाँ से मटेरियल हमें मुनासिब प्राइस पे होगा वहाँ से मटेरियल परचेज करेंगे, ताकि उसकी कॉस्ट भी हमें सही तरीके से हमें उससे मिल जाए, कॉस्ट कम मुनासिब होनी चाहिए। फिर इसके अलावा हमारे पास मैनेजमेंट को भी हम देखते हैं कि अगर हम इंजीनियर पाकिस्तान के अंदर अगर अच्छे इंजीनियर हैं तो फिर हम पाकिस्तान से इंजीनियर मंगवाएं। अगर बाहर के मुल्क की बात करते हैं, ऐसे ममालिक होते हैं जहाँ इंजीनियर नहीं होते, फिर दूसरे ममालिक से इंजीनियर मंगवाते हैं। फिर वो मैनेजमेंट भी बाहर से मंगवा देते हैं ताकि उसकी कॉस्ट भी कम से कम पड़े। तो इस तरीके से वो कॉस्ट को कंट्रोल किया जाता है। फिर कहते हैं कि कॉस्ट अकाउंटिंग इज आल्सो हेल्पफुल टू दी क्रेडिटर। जब एक मालिक है, जब एक बिजनेस का मैनेजर है या प्रोड्यूसर है, जो भी प्रोडक्शन का डायरेक्टर है, जो भी हमारे पास ये क्रेडिटर लोग होते हैं, ये इनकी कोशिश ये होती है कि किसी तरीके से हमारी कॉस्ट अकाउंटिंग जो है वो उनके हर तरीके से हेल्प करती है कि वो हर चीज़ को हर जगह पे फॉलो कर रहे होते हैं कि कॉस्ट हमारे कहाँ कंट्रोलेबल है, कहाँ मुनासिब कंट्रोल, वो तमाम एक्टिविटीज़ वही करते हैं जिससे वो कॉस्ट को कंट्रोल कर सकें और अपने प्रॉफिट को मैक्सिमम कर सकें। तो इसके बाद है कि कॉस्ट अकाउंटिंग इन द सर्विस ऑफ गवर्नमेंट। अब हम इसकी तरफ देखते हैं कि हमारे पास ऐसी सहूलियात, ऐसी अगर मुल्क के अंदर कोई ऐसी प्लांट हैं, मुल्क के अंदर ऐसे मटीरियल हैं, मुल्क के अंदर ऐसी मादनियात हैं, मुल्क के अंदर ऐसे सोर्सेज हैं जिसकी वजह से वो अपने मुल्क के अंदर रॉ मटीरियल हासिल करते हैं, लेबर हासिल करते हैं, FOH हासिल करते हैं, फिर वो क्या करते हैं, उससे वो कॉस्ट होते हैं बहुत मुनासिब होती है। तो इस तरीके से हम सबको ये देखते हैं कि हमारे काफ़ी सारे ऐसे ममालिक हैं जहाँ नमक नहीं होता, तो फिर दूसरे लोग ममालिक से जिन पहाड़ों के अंदर नमक होते हैं वो वहाँ से नमक परचेज कर लेते हैं, लेकिन उनको कॉस्ट भी पड़ती है। और जिस मुल्क के अंदर पहाड़ों के अंदर काफ़ी मिकदार में नमक है उनको बहुत सस्ता पड़ता है। तो इस वजह से जो बाहर से कोई चीज़ मंगवाई जाती है उसकी कॉस्ट भी ऐसे इंक्रीज हो जाती है इस तरीके। फिर हम ये देखते हैं कि इसके अंदर हम ये देखते हैं जैसे हमारे पास
जब आयल नहीं है, हमें मुकम्मल का मुकम्मल आयल बाहर से लेना पड़ता है। तो फिर क्या है, उसकी तमाम किस्म के टैक्सेस अदा करते हैं, उसके तमाम किस्म की प्राइस अदा करने पड़ते हैं, तमाम किस्म के ड्यूटीज अदा करने पड़ते हैं, जिसकी वजह से उसकी कॉस्ट में इजाफा होते होते वो पर लीटर कॉस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो जब हम वहाँ से लेते हैं उसकी कॉस्ट पर यूनिट कम होती है, और जब हम अपने मुल्क में ले आते हैं तो रास्ते में उसके टैक्सेस होते हैं, गवर्नमेंट के ड्यूज होते हैं, फिर इंपोर्ट ड्यूटीज़ होती हैं, फिर उसके अलावा काफ़ी सारे अखराजात जो हम बाहर से मंगवाएंगे उसकी वजह से वो कॉस्ट जो होती है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। और इसके अलावा सर्विस के बात करते हैं कि जैसे हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम है, हम क्या करते हैं, बात कर हम दूसरी कंपनी से परचेज कर लेते हैं, फिर हम खुद बना रहे होते हैं। जब हम खुद बनाते हैं उसकी कॉस्ट पर यूनिट कॉस्ट बढ़ जाती है। जब हम बात कर किसी ऐसे प्रोड्यूसर से ले लेते हैं जिससे हमें कॉस्ट मुनासिब होती है तो उससे हमें कॉस्ट कम होती है, तो हम दूसरों से लेकर फिर डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। तो इस तरीके से हम ये देखते हैं कि कॉस्ट अकाउंटिंग जो है इन दिस सर्विस ऑफ गवर्नमेंट, कि गवर्नमेंट जो है ऐसी प्रोडक्ट जो खुद बना लेती है जिसमें इसकी कॉस्ट प्राइस पर यूनिट कॉस्ट पर कम होती है तो वो खुद बना लेती है, और उससे जो है गवर्नमेंट को कॉस्ट कम होती है, पर यूनिट कॉस्ट भी कम होती है और इसमें बचत जाती है। और ऐसी यूनिट जो हम खुद नहीं बना सकते उसकी कॉस्ट हमारे बनाने से ज़्यादा हो जाती है, फिर डायरेक्ट ही हम बाहर से परचेज वो आइटम बाहर से परचेज कर लेते हैं और उससे क्या होता है कि हमारी कॉस्ट बढ़ जाती है। तो इस तरीके से डियर स्टूडेंट ये हमारा था एक छोटा सा टॉपिक, थ्योरी का टॉपिक था कि एडवांटेज एंड द पर्पस ऑफ दी कॉस्ट अकाउंटिंग, कि अकाउंटिंग का मकसद क्या था और उसके फायदे क्या हैं। ये हमारा एक छोटा सा टॉपिक था डियर स्टूडेंट। मुझे उम्मीद तो है कि आपको ये समझ आ गया होगा। फिर भी इसके अंदर किसी का कोई आपको पॉइंट क्लियर नहीं होता, लाजमी बात है हमारे पास डिस्कस करें हमारे साथ, हम आपको लाजमी सेटिस्फाई करेंगे डियर स्टूडेंट। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम इसका न्यूमेरिकल की तरफ तवज्जो देंगे, हम आपको न्यूमेरिकल करवाएंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये तमाम के तमाम पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। इस वक्त मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।